Good afternoon to all of you. I am Wasim Khan. Today we discuss on analysis rule, elements of object oriented programming, features of object oriented programming, unified modeling language, and comparison of conventional programming versus object oriented programming. जो एनालिसिस रूल है वो फोकस करता है जो रिक्वायरमेंट विजिबल है उस प्रॉब्लम के अंदर, उस बिजनेस डोमेन में और लेवल ऑफ अब्स्ट्रक्शन के ऊपर। हर एलिमेंट एनालिसिस मॉडल का एड होगा टू एन ओवरऑल relatively high understanding of software requirement और प्रोवाइड करेगा इंसाइट इनटू द इंफॉर्मेशन डोमेन, फंक्शन एंड बिहेवियर ऑफ सिस्टम। जब तक डिजाइन नहीं हो जाता है तब तक हम नॉन फंक्शनल मॉडल और डिले ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को कंसीडर करेंगे। एनालिसिस का रूल ये भी कहता है कि हम कपलिंग को मिनिमाइज करेंगे थ्रू आउट द सिस्टम और अश्योरिटी देंगे एनालिसिस मॉडल के द्वारा स्टेक होल्डर को कि जो भी आपने वैलिड रिक्वायरमेंट दी है उसी के बेसिस पर जो हमारे डिजाइनर है मॉडल को तैयार करेंगे और हमारा मॉडल बिल्कुल सिंपल होगा, उसमें कोई अलग से एडिशनल डायग्राम की जरूरत नहीं होगी जिसमें हम नोटेशन यूज करेंगे। एलिमेंट्स ऑफ एनालिसिस मॉडल को हमने कैटेगराइज करा है दो अप्रोचेस के थ्रू, स्ट्रक्चर एनालिसिस जिसको कन्वेंशनल एनालिसिस भी बोलते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस में जो डेटा ऑब्जेक्ट होता है उसको हम मॉडल करते हैं और डिफाइन करते हैं उसके एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप को, और जो प्रोसेस होती है मैनिपुलेट करती है डेटा ऑब्जेक्ट को, जो ट्रांसफॉर्म होता है डेटा एज डेटा ऑब्जेक्ट फ्लो थ्रू दी सिस्टम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस में हम फोकस करते हैं क्लास की डेफिनेशन के ऊपर और वो आपस में कैसे कोलैबोरेट कर रही है एक दूसरे से उसके ऊपर। यूएमएल जो होता है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करता है। एनालिसिस फेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल को यूज करते हैं प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के बीच की गैप को फुलफिल करने के लिए। ये डिफाइन करता है ऑब्जेक्ट इन द प्रॉब्लम डोमेन और क्लासिफाई करता है इन टर्म्स ऑफ डेटा एंड बिहेवियर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल बेनिफिशियल होता है इन द फॉलोइंग वेज: इट फैसिलिटेट चेंजेस इन द सिस्टम एट लो कॉस्ट। ये प्रमोट करता है रीयूज ऑफ कंपोनेंट की हम
रीयूज कर पाए, मतलब रीयूजेबिलिटी को सपोर्ट करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। ये सिंप्लीफाई करता है प्रॉब्लम ऑफ इंटीग्रेटिंग कंपोनेंट टू कॉन्फ़िगर लार्ज सिस्टम। ये सिंप्लीफाई करता है डिजाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को। एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम पर जाएंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम पर जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट जो होता है इज एन प्राइवेट एंटिटी, या ये कह सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट में कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्लास का होता है, और सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं क्लास के द्वारा। एट्रीब्यूट जो होता है डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टी होता है ऑब्जेक्ट की। बिहेवियर स्पेसिफाई करता है व्हाट द ऑब्जेक्ट कैन डू, और डिफाइन करता है ऑपरेशन जो हम ऑब्जेक्ट के ऊपर परफॉर्म करते हैं। क्लास जो होती है डेटा और बिहेवियर को जोड़कर रखती है, इनकैप्सुलेट करती है। जैसा कि हम जानते हैं दवाई का जो कैप्सूल आता है उसकी जो पाउडर रहती है कैप्सूल के अंदर रैप की जाती है, वैसे ही यहाँ पे डेटा और बिहेवियर क्लास के अंदर रैप किए जाते हैं, जिसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। क्लास जो होता है कलेक्शन होता है सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट का। मेथड डिटरमाइन करती है बिहेवियर ऑफ ए क्लास। They are nothing but it is an action that an object can perform. मैसेज एक फंक्शन है, प्रोसीजर है या प्रोसीजर कॉल है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। हम इंफॉर्मेशन को भेजते हैं ऑब्जेक्ट के पास ट्रिगर मेथड के थ्रू भी। मैसेज को कई बार हम फंक्शन भी कहते हैं, प्रोसीजर कॉल भी कहते हैं फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम। सबसे पहला फीचर इनकैप्सुलेशन। जैसा भी कि मैंने बताया कि इनकैप्सुलेशन का जो कॉन्सेप्ट है, जो हम कैप्सूल खाते हैं दवाई के जिसमें पाउडर को रैप किया जाता है एक कवर के थ्रू, वैसे ही यहाँ पर डेटा मेंबर और डेटा फंक्शन को क्लास के अंदर रखा जाता है। तो इनकैप्सुलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिंग डेटा एंड डेटा मेंबर एंड फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट, और इसको हम यूज करते हैं इंफॉर्मेशन हाइडिंग के लिए। इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट हम इंफॉर्मेशन हाइडिंग के लिए यूज करते हैं। इसका मतलब है जो भी ऑब्जेक्ट का डेटा है उसको हम हाइड करते हैं रेस्ट ऑफ द सिस्टम से थ्रू द सर्विसेज ऑफ द क्लास। इसके बाद होता है एक अब्स्ट्रक्शन। ये भी एक प्रोसेस है ऑफ टेकिंग और सिलेक्टिंग नेसेसरी मेथड एंड एट्रीब्यूट टू स्पेसिफाई द ऑब्जेक्ट। ये फोकस करता है एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू पर्सपेक्टिव ऑफ यूजर। कॉमन प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम में, रिलेशनशिप होती है। ऑल द क्लासेस इन द सिस्टम आर रिलेटेड विथ ईच अदर। आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती है या रिलेटेड होती है क्लासेस। They exist in relationship with other object. There are three types of object relationship. पहला है एग्रीगेशन, जो इंडिकेट करता है रिलेशनशिप बिटवीन ए होल एंड इट्स पार्ट्स। दूसरा है एसोसिएशन, दो क्लासेस एक दूसरे से रिलेटेड होती है या कनेक्टेड होती है
in some way, such as one class work with another to perform particular task, or one class act upon another class. जनरलाइजेशन, जो तीसरा टाइप है ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप का, जो कॉमनलिटी बताता है, कॉमन फीचर को सपोर्ट करता है. द चाइल्ड क्लास इज बेस्ड ऑन पेरेंट क्लास. जैसे कि हम जानते हैं पेरेंट के जो फीचर हैं वो चाइल्ड में आते हैं, तो कॉमन फीचर को हम इनहेरिट करा देते हैं. इट इंडिकेट दैट टू क्लासेस आर सिमिलर बट हैव सम डिफरेंसेस. इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट भी हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में. ये बहुत पावरफुल फीचर होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, जिसमें हम क्रिएट करते हैं सब क्लास फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास बाय इनहेरिटिंग द एट्रीब्यूट फ्रॉम पेरेंट क्लास टू चाइल्ड क्लास. पेरेंट क्लास को हम कह सकते हैं एग्जिस्टिंग क्लास और चाइल्ड क्लास को हम कह सकते हैं सब क्लास. पॉलीमॉर्फिज्म और डायनामिक बॉन्डिंग, डायनामिक बाइंडिंग अनदर फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट का. पॉली मतलब होता है मेनी, मॉर्फिज्म होता है फॉर्म, मल्टीपल फॉर्म. पॉलीमॉर्फिज्म जनरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में दो टाइप के होते हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में हम सेम फंक्शन को डिफरेंट टाइप से यूज करते हैं, सेम ऑपरेटर को डिफरेंट टाइप से यूज करते हैं. रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम डायनामिक बाइंडिंग भी कहते हैं, जिसमें फंक्शन रन टाइम पर कॉल होता है, जिसमें हम प्योर वर्चुअल फंक्शन को डिफाइन करते हैं. और जिस क्लास में हम वर्चुअल फंक्शन को डिफाइन करते हैं वो क्लास भी कहलाती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास. अब कंपैरिजन आता है स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, जिसको हम कन्वेंशनल अप्रोच या प्रोसीजरल अप्रोच कहते हैं, वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच. तो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टॉप डाउन होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बॉटम अप अप्रोच होती है, बॉटम से शुरुआत होती है. स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में हमारा प्रोग्राम नंबर ऑफ सब मॉड्यूल और फंक्शन में डिवाइड होता है, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमारा जो प्रोग्राम है ऑर्गेनाइज होता है बाय नंबर ऑफ क्लास एंड देयर ऑब्जेक्ट. स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, कन्वेंशनल अप्रोच में हम फंक्शन कॉल का यूज करते हैं, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम मैसेज पासिंग का यूज करते हैं. स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, जिसको हम बोलते हैं प्रोसीजरल अप्रोच या कन्वेंशनल अप्रोच, सॉफ्टवेयर रीयूज को सपोर्ट नहीं करती है, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रीयूजेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को फुल्ली सपोर्ट करती है. स्ट्रक्चर डिजाइन प्रोग्रामिंग यूजुअली लेफ्ट अंटिल एंड फेजेस, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन प्रोग्रामिंग डन कंकरेंटली विद अदर फेजेस. Structure design is more suitable and object oriented is suitable for in-house development. Structured approach में clear transition होता है डिजाइन टू इम्प्लीमेंटेशन. इसमें डिजाइन टू इम्प्लीमेंटेशन का क्लियर ट्रांजिशन नहीं होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में. स्ट्रक्चर्ड अप्रोच सूटेबल है रियल टाइम सिस्टम के लिए, एम्बेडेड सिस्टम एंड प्रोजेक्ट वेयर ऑब्जेक्ट आर नॉट मोस्ट यूजफुल लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सूटेबल होता है बिजनेस एप्लीकेशन, गेम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विच आर एक्सपेक्टेड टू कस्टमाइज और एक्सटेंडेड.
DFD data flow diagram or entity relationship diagram model the data in the structured approach. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम क्लास डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, स्टेट चार्ट डायग्राम, यूज केसेस सभी का यूज करते हैं. स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में प्रोजेक्ट आसानी से मैनेज होता है ड्यू टू क्लियरली आइडेंटिफिएबल फेजेस, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में प्रोजेक्ट को मैनेज करना डिफिकल्ट होता है ड्यू टू अनसर्टेन ट्रांजिशन बिटवीन फेजेस. अब हम पढ़ेंगे यूएमएल, जिसको कहते हैं यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, विजुअल लैंग्वेज, जो डिफाइन करता है सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन क्रिएटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप. जो यूएमएल है उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं और स्केल भी कर सकते हैं. यूएमएल डायग्राम को और नोटेशन को मिलाकर बना होता है. डायग्राम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है प्रोसेस का, सिस्टम का और सब पार्ट ऑफ इट, जबकि नोटेशन कंसिस्ट्स ऑफ एलिमेंट दैट वर्क टुगेदर इन अ डायग्राम सच एज connector, symbol, nodes, etc. एलिमेंट्स ऑफ एनालिसिस मॉडल है सिनेरियो बेस्ड एलिमेंट्स, जिसमें यूज केसेस आते हैं, जिसमें टेक्स्ट का यूज किया जाता है. यूज केस डायग्राम आता है, एक्टिविटी डायग्राम आता है, क्लास बेस्ड एलिमेंट आता है इसके बाद, जिसमें क्लास डायग्राम आता है, एनालिसिस पैकेज आता है, सीआरसी मॉड्यूल आता है. इसके बाद आता है बिहेवियरल एलिमेंट, जिसमें स्टेट डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम आते हैं, और लास्ट में फ्लो ओरिएंटेड एलिमेंट में डेटा फ्लो डायग्राम, डीएफडी जिसको कहते हैं, कंट्रोल फ्लो डायग्राम आते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं सिनेरियो बेस्ड एलिमेंट में यूज केसेस. तो यूज केसेस में एक्टर के लिए हम इस तरह का सिंबल यूज करते हैं, इलिप्स को यूज करते हैं यूज केस के लिए. रिलेशनशिप के लिए सॉलिड लाइन और डेज लाइन विद एरो को यूज करते हैं, जिसमें एक्सटेंड और इंक्लूड वर्ड का यूज किया जाता है. जैसा कि एक्टर मैंने बताया है, प्रोवाइड करता है फंक्शनलिटी प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम एज यूनिट दैट एक्सचेंज मैसेज बिटवीन यूनिट और एक्टर. ये एक्सप्रेस होता है जनरली वर्ब के फॉर्म में इन द बिगिनिंग ऑफ द फ्रेज नेम यूज केस. यूज केस में जनरली पीपल आते हैं, प्रोसेस आती है और अदर सिस्टम दैट इंटरेक्ट विद इंफॉर्मेशन सिस्टम. एसोसिएशन एक साझेदारी है, जिसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन एक्टर्स एंड यूज केसेस दैट पार्टिसिपेट इन यूज केस हैज इंटरेक्शन बिटवीन एक्टर्स. इंक्लूड एडिशनल यूज केस रिलेशन है यूज केस में और यूज केस के बीच में. एक्सटेंड है एडिशनल यूज केस रिलेशन टू ए यूज केस एंड यूज केस दैट आर एडेड कैन स्टैंड अलोन इवन विदाउट एडिशनल यूज केसेस. जैसा कि ये यूज केस डायग्राम हम देख सकते हैं, ये एक्टर है, होम ऑनर और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर भी एक्टर है. ये यूज केसेस हैं जिनको हमने इलिप्स के थ्रू बताया है, और ये कनेक्टेड लाइन है जो एक्टर और यूज केसेस के बीच में रिलेशन बता रही है. यूज केस जनरली हाउ एक्सटर्नल एक्टर इंटरेक्ट विद द सिस्टम बताता है. ये डिटेल टेम्पलेट है. ये फंक्शनल हाउ सॉफ्टवेयर फंक्शन आर प्रोसेस इन द सिस्टम, फ्लो चार्ट, एक्टिविटी डायग्राम. एक्टिविटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एट मेनी डिफरेंट लेवल ऑफ अब्स्ट्रक्शन. इसके बाद आता है क्लास डायग्राम, जिसमें हम एसोसिएशन को सॉलिड लाइन विद एरो के थ्रू बताते हैं
इनहेरिटेंस को सॉलिड लाइन विथ ट्राइंगल के थ्रू बताते हैं। रियलाइजेशन और इम्प्लीमेंटेशन को डैश्ड लाइन विथ ट्राइंगल के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। डिपेंडेंसी को डैश्ड लाइन विथ एरो के थ्रू बताते हैं। एग्रीगेशन को सॉलिड लाइन विथ डायमंड बॉक्स के थ्रू बताते हैं और कंपोजिशन को हम सॉलिड लाइन विथ फिल्ड डायमंड बॉक्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम क्लास डायग्राम देख सकते हैं। जैसा कि ये सेंसर है या एम्प्लॉय है, ये क्लास का नाम है सबसे ऊपर। उसके बाद जो एम्प्लॉय का नाम है, आईडी है, एड्रेस है, लोकेशन, एरिया, ये सब लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट हैं उस क्लास के अंदर। और फंक्शन नेम ऑलवेज फॉलोज बाय पैरेंथेसिस, जैसे आइडेंटिफाई, इनेबल, डिसेबल, रिकॉन्फ़िगर, एम्प्लॉय टाइप, डिलीट टाइप, ऐड एम्प्लॉय, ये सब क्या है? ऑपरेटर, ऑपरेशंस या हम मेथड भी कह सकते हैं। क्लास बेस्ड एलिमेंट होते हैं द वेरियस सिस्टम ऑब्जेक्ट obtained from scenarios including their attributes and function। इसके बाद आता है बिहेवियरल एलिमेंट, जिसको हम स्टेट डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले स्टेट का नाम आएगा, उसके बाद स्टेट के वेरिएबल आएंगे, उसके बाद स्टेट की एक्टिविटी आती है। बिहेवियरल एलिमेंट, हाउ द सिस्टम बिहेव्स in response to different event that we represent by state diagram। इसको हम एग्जांपल के थ्रू भी देख सकते हैं स्टेट डायग्राम का। जैसा कि हमने कोई ट्रांजैक्शन करना है, तो जैसे ही हम कोई ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें एक ओटीपी इंटर करना पड़ती है। अगर वो ओटीपी वैलिड हो जाए, अगर वो ओटीपी वैलिड होती है तो यूजर ऑथेंटिकेट है, और अगर वो ओटीपी अगर गलत होती है तो फॉल्स हो जाएगा, हम बाहर आ जाएंगे हमारे सिस्टम से। और अगर ओके है तो हमारी प्रोसेस सक्सेसफुल होके हम टर्मिनेट हो जाएंगे। इसके बाद आता है सीक्वेंस डायग्राम, जो डिस्क्राइब करता है इंटरेक्शन अमंग ए सेट ऑफ ऑब्जेक्ट participated in a collaboration arranged in a chronological order, जो शो करता है ऑब्जेक्ट participating in the interaction by their lifelines and the messages that they send to each other। इसका एग्जांपल देख सकते हैं हम कि जो भी एक्टर है वो अपना कार्ड इंसर्ट करता है एटीएम मशीन में। जैसे ही टाइमली उसने इंसर्ट करा, वो वेरीफाई करेगा कार्ड को। वेरीफाई होने के बाद आपका वेरीफाई हो जाएगा अकाउंट और आप अपना पेमेंट निकाल लेंगे। लेकिन विद इन टाइम लिमिट अगर आप ओटीपी नहीं डालते हैं तो रिजेक्ट हो जाता है, या ओटीपी डालने के बाद भी आपने विद इन टाइम लिमिट उसकी फंक्शनिंग परफॉर्म नहीं करी तो वो कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा। ये ड्यूरेशन कंस्ट्रेंट होते हैं। आज का लेक्चर में यही समाप्त करता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्लो ओरिएंटेड एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।